नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और खबरों की बौछार के साथ न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को खामोश करने के लिए लगातार जोर जारी है। इस खबर की हर एक डिटेल हम आपको बताएंगे। अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलडोजर वाली राजनीति में भी लगातार उबाल है। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर को लेकर खलबली मची है। पूरी खबर तफसील से आपको आगे बताएंगे आशुतोष। नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। महाराष्ट्र में तलवारों के जखीरे को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। आखिर तलवारों की ये खेप कहां से आई? क्या इसके पीछे दंगे भड़काने की साजिश थी? पूरी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आप तक खबर पहुंचाएंगे असम की भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं। कौन कौन सी सौगात वो असम के लिए लेकर आए हैं और किस तरीके की योजनाएं आगे सरकार की रहने वाली है, ये भी बताएंगे विस्तार से। सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव में हम पांचों आपके साथ हैं और मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाउडस्पीकर हटाओ अभियान की जमकर राज ठाकरे ने की है तारीफ। और उत्तर प्रदेश में इस समय ये अभियान जो है वो खुद लोगों ने आगे बढ़कर इसकी तारीफ करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटाने का काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ये कहा था कि आपको लाउडस्पीकर हटाना होगा, सख्ती से हम इस का पालन करवाएंगे। लेकिन योगी के अभियान की राज ठाकरे एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने भी जमकर तारीफ की है और राज ठाकरे ने ट्वीट करके योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ये काम बहुत आसानी से करवा चुके हैं। योगी की तुलना में महाराष्ट्र के नेताओं पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये अभियान काफी तेज चल रहा है, लोग खुद आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जमकर तारीफ की है। शुभांकर। बिल्कुल सही। और बड़ी बात यही कि धर्म का शोर जो है वो सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी धर्म हो, हिंदू मुसलमान या कोई भी हो, अगर वो शोर मचा रहा है तो उसको हटा दिया जाए, लाउडस्पीकर को हटाया जाए और ये शोर जो है इससे अब मुक्ति दिलाया जाए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जहां भी लाउडस्पीकर है उसे हटाने काम कीजिए और ये काम बड़े पैमाने पर अब शुरू भी हो चुका है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए कैसे धर्म का शोर उत्तर प्रदेश में अब थमने वाला है। बस्ती, बुलंदशहर, बरेली, कौशाम्बी, शामली, उन्नाव, लखनऊ और फिर गाजियाबाद से गोरखपुर तक। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की शामत आ गई है। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के गुंबदों से धड़ाधड़ लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी को कान फोड़ू लाउडस्पीकरों से मुक्त करने की ठान ली है। धर्म के नाम पर शोर शराबा की आजादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। तय हो गया है कि मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शक या शुबह हो तो योगी सरकार का ये ताजा फरमान सुन लीजिए, जिसमें 2 टूक लिखा है। लाउडस्पीकर पर दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जाएं। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। लाउडस्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। नए लोकेशन पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। लाउडस्पीकर बजा बजा कर लोगों की जिंदगी दुश्वार करने वालों के लिए ये योगी सरकार का सख्त पैगाम है। टीम योगी पूरी तरह तैयार है। यूपी में लाउडस्पीकर को अब खामोश होना ही होगा। प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है। माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा है, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर न बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं
और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, संवाद जो है लोगों को समझाएं और इसको जो है आगे बढ़ाकर इस कार्य को शुरू करें। योगी सरकार ने मजहबी चोला वाले लाउड स्पीकरों पर पूरी ताकत से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा, किसी को छूट नहीं है। हमला कितना तगड़ा हो रहा है, इसकी बानगी देख लीजिए। यूपी में अब तक 10,923 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों की छुट्टी हो चुकी है। यूपी में अब तक 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी करने का एक्शन हुआ है। लाउड स्पीकर पर हल्ला बोल का डिटेल डेटा भी आ गया है। वाराणसी जोन में 1,366, बरेली जोन में 1,077, कानपुर जोन में 1,056, लखनऊ जोन में 912 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। आगे भी ये ऑपरेशन जारी रखने का इरादा है। आशीष पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की धर्म का शोर कैसे थमा है, एक दो नहीं बल्कि हजारों में। मल्लिका। तो यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी द्वारा साझे किए गए कुछ ताजा आंकड़े आपको बताते हैं किस तरह से लाउड स्पीकर मुक्त यूपी पर एक्शन हो रहा है। 18,000 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं लाउड स्पीकर मुक्त उत्तर प्रदेश के तहत, वो हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी जोन की अगर बात करें तो 1,386 लाउड स्पीकर्स को उतार दिया गया है। बरेली जोन से 1,077 लाउड स्पीकर्स को उतार दिया गया है। कानपुर जोन से 1,056 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है। तो वहीं लखनऊ जोन से 912 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाउड स्पीकर्स को उतारने की कवायद जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों से भी लाउड स्पीकर्स हटे हैं। 18,000 लाउड स्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटा दिया गया है। हमने धर्म गुरुओं से भी बात की, उनकी भी प्रतिक्रिया हमने जानी कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सुनिए। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउड स्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउड स्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। नहीं, देखिए, लाउड स्पीकर के सिलसिले में तो ये बात वाज़ेह है कि किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सूबा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। आप देखेंगे कि एक तरफ अगर मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो मंदिरों के भी उतारे जा रहे हैं, गिरजाघरों के भी उतारे जा रहे हैं, गुरुद्वारे के भी उतारे जा रहे हैं। तो सूबा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ किसी भी तरीके का भेदभाव या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लाउड स्पीकर सिलसिले में तो देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात ज़रूर है कि कश्मीर के जो हालात हैं, कश्मीर में जिस तरीके से हालात साजगार होने की कोशिश की जा रही है और हालात जिस तरीके से बने पिछले कुछ सालों में और अभी भी जिस तरीके से हालात हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए। उस पर ये कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर के हालात बेहतर हों। अब वो किसकी बुनियाद पर हैं, कौन लोग उसके पीछे हैं, ये तो सरकार इसको जांच कराए और देखे कि किस तरीके की चीज़ें हैं। तो देश भर में लाउड स्पीकर विवाद का शोर है और इस सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल का स्वागत धर्मगुरुओं द्वारा किया जा रहा है। न सिर्फ स्वागत बल्कि वो अपील भी कर रहे हैं कि इस आदेश का पालन किया जाए। आशुतोष। बिल्कुल, इस बीच लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अब्दुल्ला का कहना है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों हटाया जाना चाहिए, जब मंदिर गुरुद्वारों में बजते हैं वहां पर सवाल नहीं होता, हलाल की मीट को खाने के लिए रोका जाता है। ये सब तमाम सवाल करके वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। ये मानसिकता है किसी न किसी बात को लेकर इस प्रकार के बयान देना।
ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे को किसी प्रकार से नुकसान न हो, दूसरे को प्रभावित न हो, और खास तौर से किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस दूसरे के लिए न हो। इसीलिए ये कहा गया कि भाई आप अपने प्रांगण में धीमी आवाज से बजाएं। लेकिन ये कितना सफल होगा, इसके ऊपर भी तमाम बातें हुई। अब सवाल ये है कि जब सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो, सभी स्थानों पर से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही गई, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए कहा गया हो, तो ये अपने आप में लोगों को इस बात की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि जब हम सभी लोगों के लिए एक सा व्यवहार करते हैं तो फिर उसमें फिर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और प्रारंभ से ही हमारी पार्टी का यही नजरिया रहा है कि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के सामने एक नागरिक हैं, और एक नागरिक के जो हुकूक, जो अधिकार हैं, वो उसको मिल रहे हैं और मिलना चाहिए भी। तो यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना की प्रतिक्रिया आपने सुनी। विपक्ष की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ फैसला है। लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में नहीं देना चाहिए, और इसलिए ये फैसले आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अर्पिता अगली खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और देखिए आशुतोष, यहाँ चुनौती इसी बात की है कि कैसे सद्भाव बनाया जाए, क्योंकि रामनवमी के वक्त हमने देखा हिंसा की चुटपुट घटनाएं जो सामने आई, इसको लेकर अब एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 3 मई को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है। उस समय लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, इसके सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, और सबके सख्ती से पालन करने के निर्देश भी योगी सरकार की तरफ से साफ साफ दे दिए गए। जो दिल्ली में हुआ, जो खरसौन में हुआ, जो खंबात में हुआ, वो लखनऊ, वाराणसी या मथुरा में ना हो, ये योगी सरकार का बड़ा इम्तिहान है। इसी इम्तिहान की तैयारी हो रही है, क्योंकि 3 मई को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी। योगी सरकार ने कमर बांध ली है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात हो गई है। योगी के अफसरों के नाम पैगाम में सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि हनुमान जयंती पर गड़बड़ी की कोशिश हुई, अराजक तत्वों को करारा जवाब दे दिया गया। आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन भौंडे प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। 3 मई को ईद और अक्षय तृतीया एक साथ है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी थाना अध्यक्ष अब अपने थानाओं पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो पुलिस ऑफिसर है वो भी अब थानों पे विजिट करेंगे, अपने ऑफिसेस में मौजूद रहेंगे। साफ तौर से ये निर्देश इस वजह से भी दिए गए हैं क्योंकि फरियादी जब दूर दूर से राजधानी तक पहुंचता है और उसकी सुनवाई उसके जिले में नहीं होती है, तो उसके लिए अब योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अब जो फरियादी है वो थाने तक पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर बैठे थाना अध्यक्ष और अधिकारियों के द्वारा उसकी सुनवाई भी की जाएगी। योगी जानते हैं कि उनकी सरकार को परखने की पहली कसौटी कानून व्यवस्था ही होगी। वो जानते हैं विपक्ष पर जो सवाल उनकी तरफ से उठाए गए वो उनकी सरकार पर भी लागू होंगे, इसलिए ब्लॉक से मंडल तक के अफसरों को हिदायत दी गई है। अधिकारी तैनाती वाले इलाके में ही रात बिताएं, सरकारी आवास में रहें, जरूरत पड़े तो किराए का मकान ले लें। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस आयोजित हो, दूसरे और चौथे शनिवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन हो। योगी का इरादा साफ है, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के इलाके में मौजूदगी रहे, उनका जनता से जुड़ाव रहे। अफसरों की मोर्चे पर तैनाती रहेगी तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, अराजक ताकतों का मनोबल गिरेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
तो योगी सरकार के सामने देखिए चुनौती क्या है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अब सरकार सामने आती रही और ये बताती रही कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में सुधरी है और ये बनी रहे, इसीलिए ये सारे प्रयास योगी सरकार की तरफ से हो रहे हैं। सईद, बिल्कुल। और बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब मदरसों की जांच करवाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के ये 7,000 मदरसे हैं, आधुनिक शिक्षा भी यहां पर दी जाती है। अब यहां क्या होगा, सभी जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, डीएम है, उन्हें निर्देश दे दिया गया कि आप हर मदरसे के बारे में पता करिए, वहां की जमीन किसके नाम पर है, कितनी जायदाद है, उसकी जांच कीजिए, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए, कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, किस तरह की सुविधाएं वहां पर दी गई है, यानी कि छात्रों शिक्षकों के बारे में भी पूरा ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मांगा है और ये जिम्मेदारी डीएम्स को दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ही एक खबर है, बीएचयू, वहां छात्रों ने हंगामा कर दिया है और हंगामा इसलिए किया है क्योंकि वीसी एक इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए थे। बंद करो, बंद करो। रात के अंधेरे में ये आग बीएचयू में लगी है। बीएचयू के कुलपति का पुतला फूंका जा रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो। बीएचयू के कुलपति पर तुष्टीकरण के आरोप जड़े जा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है कि कुलपति साहब ने एक इफ्तार पार्टी में जाने की गलती कर दी। पूरी कहानी यह है कि बीएचयू की एक महिला कॉलेज में छात्राओं ने इफ्तार की दावत रखी। कुलपति एसके जैन को भी इस दावत में बुलाया गया। वो वहां गए तो छात्रों के एक समूह को इसमें तुष्टीकरण का इरादा नजर आया। फिर क्या था, कुलपति के खिलाफ हो हल्ला हुआ, उनके पुतले जले और विरोध की आवाज बुलंद हो गई। जब इफ्तियार पार्टी देते हुए वीसी साहब को देखा तो हम लोग ने सोचा, देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं, जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तियार पार्टी के लिए इनको समय है। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जब इफ्तार पार्टी में शामिल होना हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी रहे हों या चीफ मिनिस्टर रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, सभी लोग इस तरह के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सम्मिलित होते रहे। अगर कोई हॉस्टल इसको आयोजित करता है और उसमें किसी को निमंत्रण किया जाता है तो उसमें सामंजस्य बढ़ाने के लिए उसमें निमंत्रित होकर जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत। बीएचयू में ऐसे विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुलपति सवालों के घेरे में हैं। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और ये वही कुलपति हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। इसलिए कुलपति का इफ्तार पार्टी में जाना और छात्रों का विरोध में उतरना हैरानी का विषय है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या पीठाधीश्वर के धर्मगुरु परमहंस को भगवा वस्त्र और दंड रखने की वजह से ताजमहल में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन अब उनका कहना है कि वो 5 मई को एक बार फिर से आएंगे और अगर इस बार उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसके लिए क्षमा है। ताजमहल परिसर में रिक्शे पर बैठे हुए हैं अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस। जब एक घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब वो पहुंचा। इसके लिए क्षमा है। इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी। बाबा जी के गुस्से की वजह है धर्म दंड के साथ ताजमहल देखने की इजाजत न मिलना। गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है।
तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूं, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। बाबा परमहंस जी कुछ देर सुरक्षा बलों से बहस मुबाहिसा करते रहे, लेकिन जब धर्मदंड के साथ एंट्री नहीं मिली तो वो अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर उनके तेवर और कलेवर बदल गए। प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था और वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और ये कि उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया, तो उसको उन्होंने शक्ति से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए, लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया इससे मैं बड़ा आहत हूँ और इसके बाद मैं अयोध्या चले आया हूँ। हालांकि बाबा जी के पास सम्मान के साथ ताजमहल, जिसे वो शिव मंदिर मान दर्शन करना चाहते हैं, में आज जाने का न्योता मिल गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के चीफ आर के पटेल हैं, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है। उन्होंने इनवाइट किया है कि गुरुजी आप आइए, अगर वह लोहे का नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुद विजिट कराऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें आगे जानकारी करूंगा। वैसे अब बाबा जी ने धमकी भी चुन ली है। 5 मई को हम वहां पहुंचेंगे, आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ कर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। परमहंस जी तो अयोध्या पहुंच गए, लेकिन आगरा में उनके जाने के बाद 2 घटनाएं हुई। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगले दिन परमहंस धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने पर सुरक्षा बलों का पुतला जलाने की कोशिश हुई और ताजमहल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखने की अर्जी दी गई, क्योंकि माना यह गया कि एएसआई की वजह से ही परमहंस जी दंड के साथ ताजमहल का दर्शन करने नहीं जा पाए। दूसरी घटना यह हुई कि कोई गोविंद पराशर बाबा ताजमहल में धर्म दंड के साथ प्रकट हुए, जिनका दावा था कि उन्हें परमहंस जी को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने की जानकारी नहीं है। फिर भी पुलिस वाले उन्हें सरकारी मेहमान की तरह ताजमहल घुमाते रहे। वैसे तो ताजमहल को तेजो महालय का शिव का हिंदू मंदिर बताने वाला दावा पुराना है, लेकिन जब देश में हनुमान चालीसा, धर्म संसद और लाउड स्पीकर का विवाद गर्म है, तो इस विवाद की 5 मई वाली चेतावनी को गंभीरता से देखना चाहिए। अयोध्या से बनबीर के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के बुलडोजर्स अतिक्रमण को ध्वस्त करने की पूरी तरह से तैयारी में है। जहां जसोला से लेकर शाहीन बाग तक खासी हलचल है और शाहीन बाग में तो आपको बताएं कि लोगों में इतना खौफ हो चुका है कि वो अभी से ही अपने सामान को बांधने में लग चुके हैं। अगली खबर अर्पिता बताएगी। बिल्कुल, तो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, उसके बाद जहां जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिन जिन एरिया को चिन्हित किया गया कि यहां बुलडोजर पार्ट 2 चल सकता है, अब लोग खुद से सतर्क हैं। वो अपने से ही अवैध जो निर्माण उन्होंने किया है उसको हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जरा हम आपको दिखा दें। जहांगीरपुरी में देखिए किस तरीके से बुलडोजर चला था, सबके जहन में वो तस्वीरें अभी भी ताजा होंगी। कुछ ऐसा ही हाल शाहीन बाग में अब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी चेतावनी दे दी गई है, चिन्हित कर लिए गए हैं वो जगह और जल्द ही वहां कार्रवाई हो सकती है। वहीं अलग अलग इलाके कुछ और हैं, लोगों ने अपने तरीके से ही अब अवैध निर्माण हटाने का काम भी इस डर से कि कहीं बुलडोजर न चल जाए शुरू कर दिया है। कब तक होगी कार्रवाई? कार्रवाई आज भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। तो बुलडोजर मतलब आज चल सकता है। 2 घंटे का समय लगता है एमसीडी को किसी चीज को। कल मेयर साहब ने पैगाम जारी किया और आज जमीन पर उसका असर साफ साफ दिखने लगा। शाहीन बाग में किस कदर खलबली मची है, इसकी तस्वीरें आपको तफसील से दिखाएं।
उससे पहले एक बार फिर साउथ दिल्ली के मेयर साहब की ये चेतावनी सुन ली थी। अतिक्रमण होगा और जहां पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहां पर अवैध अतिक्रमण अवैध निर्माण किया गया, वहां पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। मेयर साहब कल उन इलाकों के दौरे पर गए थे जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर की एक्शन की तैयारी हो रही है। नगर निगम तो फिलहाल सर्वे कर रहा है, अतिक्रमण की शिनाख्त कर रहा है, लेकिन शाहीन बाग में बेचैनी साफ साफ दिख रही है। नगर निगम के ऐलान के साथ ही कारोबारियों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग के फर्नीचर मार्केट में और जिस तरीके से लगातार एमसीडी की टीम इलाकों में घूम रही है, वहां पर जाकर के सर्वे कर रही है और ये देख रही है कि कहां कहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है। उसी के सिलसिले में यहां पर टीम तो नहीं पहुंची, लेकिन फर्नीचर मार्केट में जो सामान लोगों का बाहर पड़ा हुआ था वो लोग अब देखिए यहां से खुद अपने सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि एमसीडी की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। न सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में, सरिता विहार के इलाके में, बल्कि जैतपुर और मदनपुर खादर में भी एमसीडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कभी भी टीम निकल सकती है और जो भी इंक्रोचमेंट होगा, जो सरकारी जमीन पे जो भी कब्जे होंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। दिल्ली में बुलडोजर की चपेट में उत्तर से दक्षिण तक के तमाम इलाके आ रहे हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की गाज गिरने के बाद अब बुलडोजर का मुंह दक्षिणी दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो बुलडोजर ने जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी, सियासी बयानबाजियों की रफ्तार भी तेज होती नजर आ रही है। और जैसे ये खबर आम लोगों तक पहुंची कि अब उनके भी अवैध निर्माण जो हो रखे हैं वहां बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो लोग अब अवैध कब्जे को खुद ही हटा रहे हैं। जहांगीरपुरी में जो तस्वीर देखी उसके बाद अब लोग डरे हुए भी हैं और इसीलिए खुद से ही वो अपने अवैध निर्माण को हटा रहे हैं। सही, ये अतिक्रमण हटाने वाला जो अभियान है वो अब काफी तेजी से चल रहा है और पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली में पहुंच ही चुका है। ये सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, बल्कि यहाँ के आसपास के बहुत सारे इलाके हैं। जैतपुर वहां पर लगता है, वहां और सारे दूसरे इलाके हैं। वहां हर जगह जहां भी अतिक्रमण है उसे हटाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन लोगों ने अब खुद, ये शाहीन बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने अब खुद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है और सरकारी जमीन पर अगर उन्होंने कुछ आगे कब्जा किया था तो वहां से वो अपना सामान उठा रहे हैं। आइए सीधे इस वक्त हम लिए चलते हैं आपको आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता दिल्ली के शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या चल रहा है, क्या स्थिति वहां पर है आशुतोष अभी? जो ड्राइव थी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, वो शायद सरिता विहार और इस इलाके में आज नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यहाँ जो एसएचओ है उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी कि हमारे पास आज पुलिस की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो जो सुबह से नगर निगम की ओर से माहौल बनाया गया था कि सब कुछ हटा देंगे, वो फिलहाल नहीं हुआ। इस बीच हुआ क्या, देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं सड़क के एक किनारे का हिस्सा, तो यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर कुछ बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था। कई सारे यहाँ दुकान वाले थे, फर्नीचर की दुकानें थी, तो अमूमन जैसे दुकानों को हमने पुरानी दिल्ली में देखा, कई इलाकों में देखा है, फर्नीचर का कुछ हिस्सा बाहर रखा हुआ था, वो इसलिए ताकि आने जाने वालों की नजर पड़े। लेकिन हाँ, वो चूंकि सरकारी जमीन पर था, उन्होंने उन तमाम सामान को अलग करके अंदर रख लिया। यहाँ पर ये जो जामिया रोड है, शाहीन बाग का एक मस्जिद है, कई सारे लोगों को ये लगा कि वाकई बुलडोजर आएगा, दस्ता आएगा, तो वो थोड़े फिक्रमंद थे, वो आकर के यहाँ पर बैठ गए। लेकिन फिलहाल सब कुछ यहाँ शांत है। ड्राइव आज नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस नहीं आई है, तो एनडीएमसी जो एसडीएमसी थी वो अपनी कार्यवाही दूसरे इलाकों में, बाकायदा मैसेज दिया गया था, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक, और उसके बाद शाहीन बाग इन इलाकों में ड्राइव की जाएगी। वो फिलहाल नहीं हुई, इसीलिए अमूमन जो दुकान वाले उन्होंने खुद ही अपना सामान सड़क से हटाकर दुकान के भीतर कर लिया है। सही, बहुत धन्यवाद आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे दिल्ली के शाहीन बाग से। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि ज्यादा तेज अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कहां जानकारी देंगे शुभांकर। देखिए सईद, बुलडोजर की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से हुई थी। योगी सरकार 2.0 में भी ये लगातार सर पर दौड़ रहा है और अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली सटे गाजियाबाद में और मेरठ में भी आज बुलडोजर चला है। हालांकि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सियासी बुलडोजर है, लेकिन अवैध अतिक्रमण को तोड़ता ये बुलडोजर यूपी से योगी का बुलडोजर है। बुलडोजर पूरी रफ्तार में है। लखनऊ से गाजियाबाद तक
अवैध कब्जेदारों पर कहर बरपा है। भू माफिया के गिरेबां पर लोहे का पंजा कस गया है। बुलडोजर का परचम दिल्ली में भी फहराने लगा तो योगी का ट्रेडमार्क बुलडोजर मस्त चाल से दिल्ली के नजदीक चला आया। गाजियाबाद की इस बस्ती में लोहे का पंजा लहराया तो एक झटके में अवैध मकानों, दुकानों की छत, बल्लियां, दीवारें सब जमीन पर आ गई। ये गाजियाबाद का उस्मान गढ़ी है। उस्मान गढ़ी किसी इलाके, गांव या तहसील का नाम नहीं है, बल्कि इस अवैध बस्ती का नाम है जो उस्मान नाम के भू माफिया ने बसा ली थी। खाना कैसी की पूरी बस्ती की पहचान ही उनके नाम पर हो गई। करीब 40 साल से ये अवैध मकान शान से खड़े थे, लेकिन बाबा के बुलडोजर की नजर पड़ी तो न नाम बचा न मकान। पहले दिन की कार्रवाई में 3 अवैध मकान जमींदोज कर दिए गए। बाकियों की नाप जोख भी पूरी हो गई। इन पर बुलडोजर अगले किश्त में चलेगा। उस्मान तथा उसके भाई जो है भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कूट रचित प्रपत्रों तथा अन्य जो है प्रक्रियाओं से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्समय जो तहसीलदार थे उनके न्यायालय से बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। उन बेदखली के आदेशों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है आज के दिन में। कुल आज जो कार्रवाई हो रही है वो 3 घरों पे की जा रही है, जिनके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं तथा जिनको नोटिस 2 बार दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद से थोड़ी दूर मेरठ में भी सुबह सुबह बुलडोजर बाबा का इशारा हो गया। इनामी गैंगस्टर के गुर्गे ने सरकारी पार्क की जमीन पर जबरदस्त 7 दुकानें खड़ी कर दी थी। योगी का बुलडोजर पहुंचा तो 7 मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। दुकानें मिट्टी में मिल गई और गैंगस्टर की हेकड़ी भी। बदन सिंह के नाम के इस गैंगस्टर की अवैध कोठी पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है और वो खुद फरार है। गाजियाबाद से मयंक और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। अब याद कीजिए, चुनावों से पहले पूछा गया था यूपी में काबा, योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और फिर से जवाब आता है बुलडोजर बाबा। मल्लिका। और ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नहीं कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर सरपट दौड़ रहा है और भूमि माफिया थर थर कांप रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा दासना से जुड़ रहे हैं। सीधा हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, तस्वीरों के जरिए भी अगर आप हमें दिखा सके कि किस तरह की कार्रवाई उस इलाके में आज हुई, और भूमि माफिया तो जाहिर तौर पर इस कार्रवाई से कांप रहे होंगे। देखिए, इस वक्त मैं डासना इलाके में मौजूद हूं और ये देखिए जो 3 मकान आज गिराए गए हैं, जिन्हें प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन बताई गई कि सरकारी जमीनों पर इनका निर्माण किया गया था। तालाब की ये जमीन बताई जा रही है और इस तरीके से 3 मकान, एक आप देख रही हैं, इसे बुलडोजर से अगला हिस्सा पूरा इसका गिरा दिया गया अर्पिता। और साथ ही साथ चूंकि अब आगे का हिस्सा बुलडोजर से यहाँ से गिरा पाना, क्योंकि आप देखिए ये जो गली है, जो ये लेन है, यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब आगे का जो हिस्सा कैसे गिराना है इसके बारे में प्रशासन या तो मैन्युअली से गिराया जाएगा या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। इसके अलावा 2 और मकानों को गिराया गया है। प्रशासन का कहना है कि 2 दशक पहले इस पूरी कॉलोनी को बसाया गया था। उस्मान और उनके भाइयों पर ये जो तीनों गिराए गए हैं मकान, ये उनके बताए जा रहे हैं और इन पे ये आरोप था कि ये जो जमीन है वो तालाब की जमीन थी। पहली नोटिस प्रशासन का कहना है कि 26 तारीख को 6 अप्रैल को दी गई थी। फिर दूसरी नोटिस अभी 2 दिन पहले दी गई और बोला गया कि आप इस हिस्से को खाली कर दीजिए। और प्रशासन का कहना, आप देखिए जैसे अंदर आपको कोई सामान, इवन जो बल्ब वगैरह है, जो मीटर है, वो सारी चीजें यहाँ से हटा ली गई हैं। तो इन्हें पूरी तरीके से इस घरों को खाली कर लिया गया था क्योंकि वक्त दिया गया था। और उसके बाद आज सुबह यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, यानी पूरी तैयारी के साथ पुलिस के साथ प्रशासन, एसडीएम, एएसपी स्तर के अधिकारी अर्पिता यहाँ पर पहुंचते हैं और एक एक कर इन तीनों मकानों को यहाँ पर गिरा दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब आगे की कार्रवाई जिस तरीके से जांच में जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर की जाएगी। जी, शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बुलडोजर तेजी से चल रहा है और आगे भी अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह चलता रहेगा। आशुतोष। बिल्कुल मलिका, लेकिन कमाल की बात देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अवैध निर्माणों पर, अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ही एक विधायक जो कि बलिया से हैं, बास्ती विधानसभा क्षेत्र से ये बीजेपी के विधायक हैं, केतकी सिंह इनका नाम है, ग्राम सभा की जमीन पर अवैध बुलडोजर चलाने को लेकर ये आग बबूला हो गई और आपको बताएं कि तहसीलदार को ही उन्हीं के सामने धमकी दे दी गई।
सम्मान नहीं रखा, क्या बुलडोजर लेकर चले आए? ये सम्मान रखा नहीं है। अगर ये सम्मान, तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए, हमारे पास तो की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने यहाँ के बात सुना कि रुक जा, तू अरवल लेकर गाड़ी आके चला। आपने मेरा सम्मान ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगली खबर पहुंचाएंगे अर्पिता और आपको बताएंगे कहां से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा खेप बरामद हुआ है। बिल्कुल आशुतोष, महाराष्ट्र के धुले में दरअसल 90 धारदार हथियार थे। अब यह आशंका जताई जा रही है कि आखिरकार ये हथियार कहां से कहां ले जाने थे, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। अब इन हर पहलुओं पर जांच जारी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान से लाया जा रहा था तलवारों का ये जखीरा। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप देखिए तलवार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तलवार बरामदगी को बीजेपी ने दंगों की साजिश करार दिया है और ये कहा है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। तलवार मामले की अब जांच भी होगी। अजीत पवार ने ये बात कही है कि अब ये तलवार दरअसल किस मंशा से लाई जा रही थी, इस पर भी अब आगे जांच होगी। तो ये देखिए, ये धारदार हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब बीजेपी सीधे ही आरोप लगा रही है कि कुछ बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे, जिस पर अब जांच की बात भी अजीत पवार की तरफ से कह दी गई है। तो कुल मिलाकर ये हथियार धारदार आखिरकार कहां जा रहे थे, अब जांच की बात तो कह दी गई है, लेकिन बीजेपी के सामने एक नया मुद्दा है जिस पर अब सरकार को घेरने की कोशिश है कि आखिरकार इतने धारदार हथियार कहां जा रहे थे और किस लिए जा रहे थे। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से सावधान रहने की अपील की है और ये भी माना जा रहा है कि 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के बाद बार बार आने वाली लहरों को रोका जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम ने आगाह किया है कि कोरोना की चुनौती टली नहीं है और आगे हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने यूरोप की मिसाल देकर कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों में केस सामने आए हैं। हालांकि अभी तक भारत में हालात के नियंत्रित होने का दावा भी पीएम ने किया है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। पीएम ने हिदायत दी है कि बीते 2 हफ्तों में केस बढ़ने से ये साफ है कि अब अलर्ट रहना होगा। उन्होंने ओमिक्रॉन से सफलता से निपटने का दावा करते हुए कहा कि 2 साल में देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक पर काम किया है। इसके साथ ही पीएम ने तीसरी लहर में हालात नहीं बिगाड़ने के लिए वैक्सीनेशन को मददगार बताया है। आज भारत की 96% आबादी को पहली डोज, 15 से ज्यादा उम्र की 85% आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। जाहिर है कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा कवच माना जा रहा है, लेकिन बच्चों का टीकाकरण न होने और देश में लंबे समय बाद स्कूल खुलने से केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जो चिंताजनक है। मार्च में सरकार ने 12 से 14 और बीते हफ्ते 6 से 12 के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। जानकारों का भी मानना है कि इससे भारत की ज्यादा आबादी वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी।
जैसा कि अब 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, ऐसे में सबसे जरूरी है कि सभी एलिजिबल बच्चे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लें। इसके लिए जिस तरह टीनेजर्स के लिए स्कूल्स में कैंपेन चलाए गए थे, उसी तरह हमें स्पेशल कैंपेन चलाने होंगे ताकि हर बच्चे तक हम वैक्सीन की सुरक्षा पहुंचा पाएं। इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी ना आए, इसके लिए हमें टीचर्स को भी अवेयर करना होगा और साथ ही नॉन इंटरेस्टेड पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पीएम ने बूस्टर डोज लेने की भी लोगों को सलाह दी है। पीएम ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करने पर भी जोर दिया, साथ ही सभी सुविधाओं के जारी रहने को भी जरूरी बताया। आज तक कनाडा की एक स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीनेटेड लोग भी दोबारा चपेट में आ रहे हैं कोरोना के, क्योंकि गैर वैक्सीनेटेड लोग उनकी वजह बन रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और चौथी लहर की आशंका के गहराने के बीच कोविड-19 के फैलने को लेकर एक चौंका देने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के साथ रहने से वैक्सीनेटेड हो चुके लोगों को भी कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है। कनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश रिसर्च में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए आगाह किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक घुली मिली आबादी में रहने वाले गैर वैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के दाला लाना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के को राइटर डेविड फेसमैन ने कहा कि इस रिसर्च से जाहिर होता है कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को अनिवार्य बनाने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने न लगवाने का फैसला लोगों की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जानकारों का भी मानना है कि वैक्सीनेशन के बगैर कोरोना की लहरों को बार बार आने से रोका नहीं जा सकता है। तीसरी और चौथी लहर के लिए भी अफ्रीकी देशों की मिसाल दी जा रही है, जहां पर 2 से 20% वैक्सीनेशन की वजह से बार बार दुनिया भर में संक्रमण फैल रहा है। जैसा कि डेटा के अनुसार 56 कंट्रीज अब भी इस हाल में है कि वो अपनी 10% पॉपुलेशन को भी कोविड की वैक्सीन नहीं लगवा पाई है। इससे साफ है कि ग्लोबली वैक्सीन इनइक्विटी मौजूद है, यानी काफी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे में उन लोगों के इन्फेक्टेड होने पर डेडली कोविड वेव आने का खतरा और नए वेरिएंट आने का खतरा लगातार बना हुआ है। वैक्सीन और बूस्टर डोज को अनिवार्य बनाने की दिशा में सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन लोगों की उदासीनता कुछ देशों में ज्यादा तो कुछ में कम दिख रही है। लेकिन वैक्सीनेशन का 100% का टारगेट हासिल होने की राह में ये ब्रेकर बन रही है। गरीब देशों में वैक्सीन मुहैया न होने की वजह से लोग इसे लगवा नहीं पा रहे हैं। वैसे भी भारत में जिस तरह से पहले 15 से 18, फिर 12 से 15 और अब 5 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उससे उम्मीद है कि देश की ज्यादातर आबादी वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएगी। जानकार भी 5 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को दी गई मंजूरी का स्वागत कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है कोविड संक्रमण को रोकने में, क्योंकि जिन लोगों को अगर वैक्सीन लगी हुई है, आप देखेंगे अभी कि बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बच्चों के केस ज़्यादा निकल रहे हैं। हालांकि एडल्ट भी निकल रहे हैं, लेकिन बच्चों के केस भी ज़्यादा आने लगे हैं। पहले ज़्यादातर मैक्सिमम एडल्ट केसेस होते थे। तो कोविड के रोकथाम में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जाहिर है कि जब देश में हर कोई वैक्सीन लगवा चुका होगा और जरूरत के मुताबिक बूस्टर डोज भी ले चुका होगा, तो फिर संक्रमण का खतरा घटता चला जाएगा। इससे कोविड के नए वेरिएंट भी ज्यादा घातक नहीं होंगे और ये मामूली जुकाम बुखार बनकर रह जाएगा। इससे देश में किसी भी तरह के आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगेंगे, जिससे रोजगार कारोबार बेरोक टोक चलते रहेंगे। आज तक ब्यूरो।